बार्सिलोना आराम से इस बार ला लीगा जीतने वाली है। लोग कह रहे हैं कि भाई जोसे मourinho आए हैं, उनकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या वो ला लीगा जितवा पाएंगे, क्या मैड्रिड और अच्छा खेलेगी। हो सकता है और अच्छा खेले, बट दिस इज़ नॉट अबाउट मैड्रिड, दिस इज़ अबाउट बार्सिलोना। क्योंकि बार्सिलोना के लेवल में आप कैसे कह सकते हैं कि कोई गिरावट आएगा? पिछले सीजन इतने आराम से वो टाइटल जीती थी। तो एक्चुअली आपको कुछ साइंस और वीकनेस देखने चाहिए ना, जिसके बेसिस पे आप कहें कि भाई ये चीज़ें बार्सिलोना की कम हुई हैं, तो अब 5-6 पॉइंट्स उसकी वजह से ये कम कमाएंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर आप स्ट्रेंथ देखें बार्सिलोना की, तो और ज़्यादा इंप्रूव हुई है बार्सिलोना। कल अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखते, पूरे यूरोप में इससे ज़्यादा थ्रेटनिंग कोई और टीम नहीं लगी है। अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई बार्सिलोना बहुत हाई लाइन खेलती है, तो उसकी वजह से उन्हें लॉस हो सकता है। हो सकता है बड़ी टीमें जो हैं, हो सकता है उन्हें एक्सप्लॉइट कर लें 1-2 मैचों में, बट ओवरऑल अगर आप 38 मैचों में देखेंगे, जहाँ पे एटलीस्ट 37 टीमें तो ऐसी ही हैं जो उनसे इन्फीरियर हैं या एट मोस्ट उनके बराबर हैं। मैड्रिड को भी मान लीजिए आप बोल सकते हैं कि उनके बराबर भी हैं, लेकिन बार्सिलोना से बेटर कौन सी टीम है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? मेरे हिसाब से कोई नहीं है। ऑल्सो हमने पिछले 4-5 साल में देखा है, इनफैक्ट 4-5 साल भी क्या, 10 साल से देखा है कि आपका मैनेजीरियल अगर कॉन्टिन्यूएशन रहता है, अगर आप ये देखते हैं कि एक स्टाइल ऑफ फुटबॉल आप खेल रहे हैं, एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलना है, एक पर्टिकुलर पैटर्न से खेलना है, और उसको अगर आप ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव करते जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास चांसेस ऑफ विनिंग ज़्यादा है। क्योंकि इस समय फुटबॉल जितना आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स के ऊपर है, उतना ही आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स का भी है। जहाँ पहले ये होता था कि भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आपको मैच जितवाया जा सकता था, लेकिन अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है, तो आज के दिन पे अगर आपको पूरे पूरे साल अच्छा खेलना है, अगर आपको ला लीगा टाइटल जीतनी है, तो आपका मैनेजर टॉप नॉच होना चाहिए, उसकी एक क्लियर आइडेंटिटी होनी चाहिए। मरीनियो जब वो अपॉइंट हुए थे, तब भी मैंने बोला था कि भाई मेरे हिसाब से पिछले 8-10 साल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके बेसिस पे आपने उन्हें यहाँ पे लिया है। लोग थोड़ा एंग्री भी होते हैं, मैड्रिड फैंस बोलते हैं कि नहीं नहीं, मरीनियो एक डिसिप्लिन इंस्टिल करेगा इस टीम में, इस टीम को सिखाएगा कि भाई स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। वो सब ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है आप कुछ पॉइंट्स और कमा लें, लेकिन क्या टैक्टिकली वो हांसी फ्लिक से ज़्यादा इवॉल्व है? क्या वो जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल मोरिनियो खिलाएंगे वो ऐसा है जो एक लो ब्लॉक के अगेंस्ट, जो ऐसी टीमों के अगेंस्ट, जो मैड्रिड के अगेंस्ट सेटबैक करेगी, उसे डिस्ट्रॉय कर पाए? आई एम नॉट सो श्योर। जबकि हैंसी फ्लिक ऐसी टीमों के अगेंस्ट बहुत आराम से डोमिनेट कर लेते हैं, और क्योंकि मेजॉरिटी बार आपको ला लीगा में ऐसी टीमों के साथ खेलना है जो मैड्रिड हो या बार्सिलोना, उनके अगेंस्ट लो ब्लॉक्स में खेलेंगी, तो वहाँ पे एक ऐसा मैनेजर, एक ऐसी टीम ज़्यादा अच्छा खेलेगी जो हमेशा अटैकिंग इंस्टिंक्ट के साथ जाएगी, अटैकिंग इंटेंट के साथ जाएगी। दूसरा, मरीनो के मैनेजीरियल उसका अगर आप छोड़ भी दें, अगर आप सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे मैनेजर भी हैं, और मैं भी मान लीजिए मान लेता हूँ कि वो वैसे ही खिला पाएंगे जैसे उन्होंने पिछली बार खिलाया था, लेकिन तो फिर भी आपने ये देखिए कि आपने मोरिनियो को वो टूल्स दिए हैं, क्या आपने वो प्लेयर्स दिए हैं जो आपके हिसाब से मोरिनियो के हर सक्सेसफुल टीम के पार्ट थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मैनेजर लाते हैं, आप उसकी हिस्ट्री देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उन टीम्स में कॉमन डिनोमिनेटर्स क्या थे, ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो उन टीम्स में थी जिसकी वजह से वो टीम इतनी स्ट्रांग हुई थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहली टीम देखें, चेल्सी, जब वो खिलाते थे, तो वो चेल्सी इतनी सक्सेसफुल क्यों हुई थी? क्योंकि उसके मिडफील्ड में माइकल एसियन थे, क्लॉड मैकलेले थे, और जॉन ओबी मोकेल थे। तीन ऐसे प्लेयर्स थे जिनके पास लेग्स थे, फिजिकलिटी थी, डिफेंसिव माइंडेड थे, और डिफेंसिवली बहुत ही स्ट्रांग थे, और वो मिडफील्ड में खेलते थे। फिर वो इंटर मिलान में जब सक्सेसफुल हुए, तो वहाँ पे उनके पास कौन था? एस्टेबान काम्बियासो थे, डेशान स्टैंकोविच थे। दो ऐसे प्लेयर्स जो फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग थे, डिफेंसिवली मतलब जिस हिसाब से उनका दिमाग चलता था, वैसा उस समय वर्ल्ड फुटबॉल में और कोई नहीं था। स्ट्रांग, फिजिकल और डिफेंसिवली वेरी, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले। फिर जब वो मैड्रिड में गए, तब उन्होंने शुरुआत में थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि मिडफील्ड में उन्हें अगेन वैसे ही प्लेयर चाहिए, तो उन्होंने लसाना डियारा को ट्राई किया, मोमडू डियारा को ट्राई किया, सामी खडेरा को ट्राई किया। तीन ऐसे अगेन, तीन प्लेयर उन्होंने ऑब्वियसली वैसे लाए जो डिफेंसिवली तो बहुत स्ट्रांग थे, बट रनिंग पावर थी, फिजिकलिटी थी। तो उनको अपने मिडफील्ड में ऐसे डिस्ट्रॉयर्स पसंद हैं जो रनिंग पावर हो, फिजिकलिटी हो। अब इसीलिए जब ट्रांसफर विंडो के स्टार्ट में रॉड्री की बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि भाई रॉड्री इज़ नॉट अ मरीनियो साइनिंग, इसीलिए उनके लिए शायद वो पुश नहीं करेंगे। तब लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, आप देखिएगा, इतनी तो खबर आ रही है। बट क्यों नहीं थे? क्योंकि रॉड्री इज़ मोर, शुरुआत से मुझे लग रहा था कि बार्सिलोना टाइप की टीम के लिए ही इज़ द आइडियल साइनिंग, जहां आपको अगर गेम ब्रेक भी करना है तो इट्स मोर ऑन योर इंटेलिजेंस, ऑन योर इंस्टिंक्ट,
जबकि मोरिनियो की टीम में आपको एक मिडफील्ड डिस्ट्रॉयर चाहिए। तो उनके लिए आइडियल प्लेयर इस समय वर्ल्ड फुटबॉल में, अगर आप मुझसे पूछें, टीम वनडे के लिए इतने पैसे खर्च किए उन्होंने और जितना भी ट्रांसफर्स किए हैं, लेकिन एक प्लेयर जो मेरे हिसाब से इंस्टेंटली इस टीम को मोरिनियो की टीम बना देता है, इस टीम को वैसी टीम बना देता है जिसे बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो थे मोसेस काइसेडो। चेल्सी में चेंजेस हुए थे, चेल्सी क्या उन्हें बेचती नहीं बेचती, लेकिन कम से कम आप एक 150 180 मिलियन की बिड कर देते। मैं कह रहा हूँ एक वो सिंगल प्लेयर आप लेते तो आप देखते कि ये टीम काफ़ी ज़्यादा एलिवेट हो जाती जिस पोजीशन पे वो अभी है। क्योंकि अभी आप देखें जो मिडफील्ड टू कल खेला, वलवर्डे खेले और बर्नार्डो सिल्वा खेले, दोनों बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं और छोटी टीमों के साथ बहुत अच्छा खेलेंगे भी। लेकिन इफ़ यू प्ले द बायर्न म्यूनिक्स ऑफ दिस वर्ल्ड, द बार्सिलोनास ऑफ दिस वर्ल्ड, तो वहाँ पे मोरिनियो को जो चाहिए, जो फिर मिडफील्ड डिस्ट्रॉयर चाहिए, तो वो मोसेस काइसेडो के इल्क का ही चाहिए। अभी अगर आप बर्नार्डो सिल्वा को हटा भी देते हैं, आप बर्नार्डो सिल्वा को बोलते हैं कि वो आगे खेले, और यहाँ पे आप वलवर्डे के साथ बोलते हैं कि भाई चौमेनी और कमाविंगा आपके पास ऑप्शंस हैं, तो ना चौमेनी के पास वो लेग्स हैं, ना वो फिजिकलिटी है जो एक मोसेस कैसेडो के पास है, और ना चौमेनी के पास। फिजिकलिटी भले ही है बट वो रनिंग पावर नहीं है, वो एक्सप्लोजिवनेस नहीं है जो आपको जिस हिसाब का प्लेयर मोरिनियो को चाहिए होता है, एक जिसे मैं माइकल एसियन टाइप का प्लेयर कह सकूँ। तो क्योंकि वो नहीं है उनके पास, और इतने सारे प्लेयर्स में किसी के पास भी वो एबिलिटी नहीं है कि वहाँ मिडफील्ड में आके उस हिसाब से वो डिस्ट्रॉयर बने, इसलिए मुझे लगता है कि मोरिनियो की टीम एटलीस्ट बड़े मैचों में बड़ी टीमों के साथ स्ट्रगल करेगी, क्योंकि जिस हिसाब से फॉर्मेशन मोरिनियो खिलाना चाहते हैं बड़ी टीमों के साथ वो और ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर खेलेंगे। तो कंजर्वेटिव में क्या आपके पास वो मिडफील्ड डिस्ट्रॉयर है? मेरे हिसाब से नहीं है। उस समय आपको चौमेनी, कमाविंगा, इन पर रिलाई करना पड़ेगा। सिल्वा को आप शायद आगे के देखेंगे, गुलेर टीम से बाहर होंगे। दूसरा, एक और चीज़ जो लोग बोलते हैं कि भाई चैंपियंस लीग में इस बार बार्सिलोना का क्या होगा, तो मैं इस बार सोचता हूँ कि भाई पीएसजी के ऑलमोस्ट इक्वल रखूँगा मैं बार्सिलोना को। मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ उनके ट्रांसफर बिजनेस से। क्योंकि अगर आप देखें, रॉड्री एक ऐसी साइनिंग है जो मेरे ख्याल से परहैप्स बुस्केट्स के बाद एक ट्रूली आउटस्टैंडिंग डिफेंसिव मिडफील्डर कोई आया है तो वो रॉड्री है। मतलब बुस्केट्स को अगर आप किसी वर्ल्ड 11, हिस्ट्री की वर्ल्ड 11 में भी रखते हैं तो ही वोंट बी आउट ऑफ प्लेस, और रॉड्री उनसे बहुत नज़दीक आते हैं। मतलब उनके लेवल के ऊपर नहीं है तो उनसे बहुत नीचे भी नहीं है। इस लेवल का अगर आप डिफेंसिव मिडफील्डर लाते हैं तो भले ही आप एक हाई लाइन खेल रहे हैं, बट बिकॉज रॉड्री इतने इंटेलिजेंट है, उन्हें मालूम है कि कहाँ पे कौन सी पासिंग लेन्स कट करनी है। क्योंकि काफ़ी बार जब आप हाई लाइन में खेलते हैं तो क्या होता है कि आप प्रेस बहुत हाई करते हैं, और बिकॉज मिडफील्ड से फ्रॉम डीप रनर्स आते हैं, तो आपके जो डिफेंसिव मिडफील्डर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गेम को थोड़ा और जल्दी के देखे, वो गेम जिस हिसाब से पैन आउट हो उससे पहले वो आइडेंटिफाई कर ले डेंजर, और उसमें रॉड्री आते हैं कि सेकंड टू नन। इसलिए मुझे लगता है कि इस पोजीशन पे अगर आप रॉड्री को लाते हैं तो जहाँ पे वो चैंपियंस लीग में बाहर हो रही थी बड़ी टीमों के अगेंस्ट, जो वो काउंटर पे गोल खा रही थी, जो वो हाईलाइन की वजह से गोल खा रही थी, वो काफ़ी कुछ रॉड्री अपने इंटेलिजेंस से शायद कट आउट कर सकते हैं। दूसरा, जब आप हाईलाइन खिलाते हैं तो बिकॉज हाईलाइन इतना ज़्यादा टैक्टिकली आपको सही होना पड़ता है, आपको ये मालूम होना होता है कि पूरी टीम कब प्रेस करेगी। क्योंकि अगर आप एक आदमी प्रेस करता है बाकी टीम प्रेस नहीं करती, और दूसरे टीम के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है जिसके पास बॉल है कि वो सर उठा के ये देख सके कि कौन सा रनर फ्रॉम डीप जा रहा है, उसे पिक कर सके। मतलब 2 सेकंड की बात है, अगर कोई मिडफील्ड में बॉल रिसीव किया, आपकी टीम ने पूरी प्रेस नहीं की और उस मिडफील्डर के पास ये अपॉर्चुनिटी हुई कि उसने सर उठा के देख लिया कि कौन सा रनर फ्रॉम डीप है, तो उसे पिक करना बहुत आसान हो जाता है। तो हाई लाइन खेलने में आपकी प्रेसिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर आप 1 साल कर रहे हैं, 2 साल कर रहे हैं, और हर साल आप करते आ रहे हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट एक्सपोनेंशियल आएगा। और बिकॉज अब ये हैंसी फ्लिक का तीसरा चौथा साल है, तो अब मुझे लगता है कि ये टीम ज़्यादा अच्छा, अब हर प्लेयर को ये पता है कि कैसे प्रेसिंग स्ट्रक्चर वो टीम चाहती है। बार्सिलोना की हर एक प्लेयर को पता है, जहाँ पहले शायद सिर्फ फर्स्ट 11 को इस बारे में जानकारी थी या इतना अच्छा प्रेसिंग स्ट्रक्चर था उनका। क्योंकि जब आप इतने ज़्यादा गेम्स खेलते हैं तो हर प्लेयर, आपके स्क्वाड के हर प्लेयर को ये ड्रिल डाउन हो जाता है कि आप किस हिसाब से प्रेसिंग करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि पहले जहाँ होता था कि रफीनिया बाद में इंजर्ड हुए, या फर्मिंग को कुछ हुआ, या ओल्मो को कुछ हुआ, या पेड्री को कुछ हुआ, तो एक ड्रॉप ऑफ आता था। लेकिन क्योंकि अब ये 2 3 4 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपकी जो रिप्लेसमेंट है, जैसे कल हमने देखा ना पेड्री खेले, हमने देखा कि भाई स्टार्टिंग इनके पास कोई स्ट्राइकर नहीं था, एंटनी गॉर्डन भी नहीं खेले, बट फिर भी बहुत आराम से जीती। क्योंकि जॉन बर्नाल हैं, गावी हैं, फर्मिन लोपेज हैं, ये सारे ऐसे हैं जो इतने सालों से इस टीम के साथ हैं कि उन्हें पता है कि इस टीम को क्या चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब अगर 1 2 प्लेयर इंजर्ड भी हो
तो बार्सिलोना के पास वो स्क्वाड डेप्थ है कि वो चैंपियंस लीग में डीप जा सकती है। रफीनिया अगेन कल फैंटास्टिक मैच था। काफ़ी लोग जब सीज़न ख़त्म होता है तो एक ही नाम लेते हैं, लमीन यमाल, बार्सिलोना है तो लमीन यमाल। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल से देखें, 3 साल से देखें, तो पहले 6 महीने जो बार्सिलोना को टाइटल रन इन में एक एडवांटेज दिखाता है, वो लमीन यमाल से ऊपर रहते हैं रफीनिया। पहले 6 महीने में हर बार ये होता है कि रफीनिया उन्हें आउटशाइन करते हैं, बट बिकॉज जो बिजनेस एंड ऑफ द सीज़न होता है उसमें लमीन यमाल आउटशाइन कर देते हैं पूरी और टीम को। और क्योंकि वो एंड ऑफ द सीज़न होता है तो वो ज़्यादा जहन में रह जाता है, इसलिए आदमी कहता है कि लमीन यमाल इज़ क्लियर फ्रॉम एवरीवन एल्स। लेकिन अगर आप देखें बार्सिलोना के लिए इंपॉर्टेंस, तो पहले 6 महीने में रफीनिया की लमीन यमाल से कई ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल से देखा है कि पहले 6 महीने में जो एडवांटेज दिलाते हैं वो रफीनिया दिलाते हैं। रफीनिया इज़ द बेस्ट प्लेयर फॉर बार्सिलोना इन द फर्स्ट 6 मंथ्स रेगुलरली। एंटनी गॉर्डन का टीम में उन्होंने दिखाया कि क्यों रैशफोर्ड से ऊपर उन्हें लिया गया। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी दिखी, डिफेंसिव प्रेजेंस बहुत अच्छी दिखी, एक टीम के साथ कैसे खेलते हैं, एक नई टीम के साथ कितनी जल्दी उन्होंने एडजस्ट किया। और तभी मेरे ख्याल से रैशफोर्ड को हटाया गया कि भाई भले ही बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन काफ़ी बार रैशफोर्ड डिफेंसिवली तो अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते जितना एंटनी गॉर्डन कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, हाई लाइन में आपके हर प्लेयर को डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कुछ दिन में आप देखेंगे कि भाई एंटनी गॉर्डन का गेम टाइम बढ़ेगा। कल भले ही एज अ सब्सटीट्यूट आए, और यहाँ पे भले ही आपने देखा हो कि रफीनिया को मैंने एज अ स्ट्राइकर दिखाया है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे हिसाब से हो सकता है कि एडीएमए को एज अ फॉल्स नाइन खिलाएं आप, रफीनिया इधर खेले, लमीन यमाल वहाँ खेलें। और बिकॉज इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं आपके पास, इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग बोल रहे हैं कि भाई स्ट्राइकर नहीं है, स्ट्राइकर नहीं है, तो आज के दिन में आपके पास एक अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर होना ज़्यादा ज़रूरी है जिसे अपना रोल पता हो। फुल बैक्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें अपना रोल पता हो, लेकिन स्ट्राइकर अगर एक प्योर स्ट्राइकर नहीं भी है तो इतना बड़ा ड्रॉप ऑफ नहीं आता है। पिछले सीज़न आर्सेनल अगर आप टीम देखें, वो हैवर्ट्स को एज अ फॉल्स नाइन खिलाती है, जो आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है, वो बचपन से एज अ मिडफील्डर खेलते हुए आए हैं। पीएसजी में अगर आप देखें तो डेम्बेले खेलते हैं, जो बचपन से एज अ विंगर खेलते आए हुए थे, या एज अ राइट मिडफील्डर या लेफ्ट मिडफील्डर खेलते हुए आए हुए थे, वो स्ट्राइकर खेलते हैं वहाँ पे। तो हुलियन अल्वारेस को भी अगर आप देखें तो प्योर आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है जैसे एक हालैंड है या एक लेवेंडोव्स्की थे। तो जब हर बड़ी टीम आप देख रहे हैं कि एक ऐसे प्लेयर के साथ खेलते हुए आ रही है 9 पोजीशन पे, जो बचपन से शायद एज अ स्ट्राइकर नहीं खेल रहा है, जो आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है, तो यहाँ पे फिर बार्सिलोना को आप कैसे कह सकते हैं कि आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस होगा। आई डोंट सी द लॉजिक इन दिस, आई डोंट सी द राशनिंग इन दिस। इसलिए मुझे लगता है कि भाई रफीनिया अगर यहाँ खेलते भी हैं, या एडीएमी यहाँ खेलते हैं, या एंटनी गॉर्डन भी एज अ फॉल्स नाइन खेलते हैं, तो बार्सिलोना के लिए ऐसे कोई बड़ा लॉस नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने रॉड्री की साइनिंग की है, जो उन्होंने एडीएमए की साइनिंग की है, कांसेलो को वापस लाए हैं, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनकी फर्स्ट 11 को इम्प्रूव कर रहे हैं। स्क्वाड डेप्थ नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं, फर्स्ट 11 इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से चैंपियंस लीग में जब आप लैटर स्टेजेस में जाएंगे, जब बड़ी टीमों के अगेंस्ट जाएंगे, जब पीएसजी के अगेंस्ट जाएंगे, तो भले ही आप लोग कहते हैं कि पीएसजी बेस्ट है, फेवरेट्स है, लेकिन कोई भी टीम 3 बार जीते, लॉ ऑफ एवरेजेस कहते हैं, ये बहुत ही मुश्किल है। रियल मैड्रिड के अलावा और कोई हिस्ट्री में ऐसी क्लब नहीं है जिसने ये किया हो, तो ये दिखाता है कितना टफ है। और इसलिए मुझे लगता है कि पीएसजी इस बार जीतना मुश्किल है। तो उसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव है, मेरे हिसाब से बार्सिलोना इज़ बेटर देन एवरीवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और इसलिए मुझे लगता है ला लीगा, चैंपियंस लीग, ये दोनों ही क्लब कॉम्पिटिशन्स पे इस बार शायद बार्सिलोना जीत सकती है। मैड्रिड के लिए भले ही लोग बोल रहे हैं कि कोनाटे आए हैं, बट क्या कोनाटे आलबा से बेटर हैं? क्या कोनाटे रूडिगर से बेटर हैं? क्या इतना बड़ा इंप्रूवमेंट कुछ है? आई एम नॉट सो श्योर। डम्फ्रीज क्या कार्वाहाल से बेटर हैं? आई एम नॉट सो श्योर। करेरास कल खेले, हाँ। कुकरेया एक प्लेयर हैं जो इमीडिएटली उनका फर्स्ट 11 इम्प्रूव करते हैं। बर्नार्डो सिल्वा एक प्लेयर हैं जो प्रेशर मैचेस में, टफ मैचेस में बहुत अच्छा खेलेंगे, तो वो उनका फर्स्ट 11 इम्प्रूव करते हैं। बट स्टिल, जैसे मैंने बोला, बिकॉज मोरिनियो स्टाइल का एक प्लेयर जो उनको सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनके टाइटल जीतने में, डिफेंसिव मिडफील्डर, वो उनके हिसाब से नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मैड्रिड इस बार भी स्ट्रगल करेगी, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर सीज़न ख़त्म होते होते मोरिनियो सैक भी हो जाए। भले ही इसके लिए लोग गुस्साएं, बोल रहे हैं कि भाई मोरिनियो कैसे कैसे बोल सकते हो, लेकिन मैंने पिछले 8-10 साल में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जिसमें मैं कहूँ कि भाई मोरिनियो आज के लेवल का जो फुटबॉल है उसको खिलवा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ईजी विन होगी बार्सिलोना के लिए इस बार ला लीगा में, और चैंपियंस लीग में भी मेरे हिसाब से काफ़ी डीप जा सकते हैं। अगर मैड्रिड को इम्प्रूव करना है, अगर वो चाहते हैं कि मोरिनियो सक्सीड करें, तो जनवरी ट्रांसफर विंडो में एक मिडफील्ड डिस्ट्रॉयर उनको चाहिए होगा। क्योंकि अभी जो मिडफील्ड कि जितने भी ऑप्शंस हैं, भले ही उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन वैसा मिडफील्ड डिस्ट्रॉयर कोई नहीं है जैसा मोरिनियो को चाहिए होता है। आप लोग बताइए, आपके हिसाब से क्या होगा ला लीगा में? कौन जीतेगा, कौन हारेगा?
And please do like, comment, and subscribe. Thank you.